जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आज हम लोग गति के तीनों समीकरणों का सत्यापन कलन विधि यानी कैलकुलस मेथड से पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गति के तीनों समीकरणों में जो पहला समीकरण होता है वह v इक्वल टू u प्लस AT होता है और दूसरा समीकरण जो होता है वह यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है और फिर तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है। इनका हम लोग सत्यापन ग्राफी विधि से कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग कलन विधि यानी कैलकुलस मेथड से देखेंगे। अब प्रथम समीकरण का हम सत्यापन करने जा रहे हैं। प्रथम समीकरण, तो देखें प्रथम समीकरण में क्या है, हम लोगों को ये देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं, हम मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है और t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है। इस दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी यस है और उत्पन्न होने वाला त्वरण a है। तो देखें, हम आपको बता दें कि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो वेग भी है और जब ये वेग भी है और अगर वेग का परिवर्तन हमें दिखाना होगा तो dv लिख देंगे। dv जिसको हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं। तो dv का मतलब होता है वेग में होने वाला परिवर्तन, और जब समय से भाग देते हैं ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं, dv का मतलब वेग में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन। तो अगर dv वेग में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन है तो dt जो होगा वो समय में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये वेग परिवर्तन का दर निकला। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो अगर हम देखें तो ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे dv इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। देखें, अभी समाकलन के बारे में आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स में तो आपको समाकलन पढ़ना होगा। फिलहाल यहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना हम आपको समाकलन बता देंगे। तो देखें, अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखें, ये समाकलन का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह बना देंगे तो ये समाकलन हो गया और ये हो गया dv इक्वल टू a, और फिर देखें a त्वरण है और त्वरण कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है ना, उसका न तो हम लोग अवकलन निकालते हैं और न ही समाकलन निकालते हैं। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा। इंटीग्रेशन समाकलन को ही इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं और ये हो जाएगा dt। अब देखिए, ये वेग है तो यहाँ पर नीचे हम प्रारंभिक वेग लिखेंगे और ऊपर अंतिम वेग लिखेंगे। तो प्रारंभिक वेग जो था u था
और अंतिम वेग जो था वो भी था। और यहाँ पर देखें, यहाँ dt, जब यहाँ dv है तो वेग की लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखें। यहाँ dt है तो समय का हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे। प्रारंभ में समय 0 था और इसके बाद समय t हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जानते हैं जब 1 होता है, अगर 1 dv है, अगर 1 dv है तो इसका समाकलन भी होगा। यानी जो चीज़ यहाँ होता है 1 का समाकलन वही होता है। अगर dx होता तो 1 का समाकलन x हो जाता, अगर dt होता तो 1 का समाकलन t हो जाता, लेकिन dv है तो 1 का समाकलन भी हो जाएगा। और जानते हैं फिर क्या करते हैं, यहाँ नीचे हम रख देते हैं लोअर लिमिट और ऊपर रख देते हैं अपर लिमिट। अब इसके बाद यहाँ a है और फिर यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 dt है। तो जब dt है तो 1 का समाकलन t हो जाएगा। तो ये 1 का समाकलन t हो गया और फिर इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम रख देंगे। अब इसके बाद देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब जानते हैं क्या करते हैं, v के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं और माइनस करके v के जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। जब आगे आप समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन में निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल चलिए आप देखें, तो यहाँ v के जगह पे अपर लिमिट होगा और फिर माइनस इसी v के जगह पे लोअर लिमिट होगा। ये निश्चित समाकलन का गुण है कि जो समाकलन होता है उसके जगह पे एक बार अपर लिमिट रखते हैं और माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। इसके बाद a हो गया। अब देखिए t के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके t के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे, तो t के जगह पे अपर लिमिट t हो जाएगा और t के ही जगह पर लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया v माइनस यू इजकल टू, अगर a का t में गुणा कर देंगे तो at हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें v इजकल टू माइनस यू को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका u प्लस at। और इस प्रकार देखें कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन हुआ। यह गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन कलन विधि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन करेंगे और गति का द्वितीय समीकरण आपको पता है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इसी का सत्यापन करना है। देखें आपको पता है कि अगर दूरी में होने वाला अल्पांश परिवर्तन ds हो और समय में होने वाला अल्पांश परिवर्तन dt हो, तो देखें ये विस्थापन कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, ये विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय चाल होता है और आपको पता है कि चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं। अब यानी वेग बराबर हो गया दूरी बटा में समय। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ds इजकल टू हो गया v इंटू dt। और अब देखें गति के प्रथम समीकरण से v के जगह पे हम कर देंगे u प्लस at, तो ds इजकल टू v के जगह पे हो गया u प्लस at और फिर हो गया dt। हम dt का चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं और चलिए अंदर गुणा कर दे रहे हैं। ds इजकल टू यू डी टी और प्लस हो जाएगा at dt। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन कैसे करेंगे ज़रा इसको ध्यानपूर्वक देखें।
तो समाकलन करने के लिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे ये ds। और ज़रा देखिए प्रारंभ में जो दूरी थी वो 0 थी और अंत में दूरी हो गई s। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखें तो यहाँ ds है तो ds की ही यानी दूरी की ही लिमिट रखेंगे। उसी तरह से यहाँ u dt, तो dt यहाँ टाइम है तो हमको टाइम की लिमिट रखनी पड़ेगी। प्रारंभ में टाइम 0 था और बाद में टाइम t हो गया। और प्लस इसके बाद देखें ये है a कांस्टेंट है। कांस्टेंट का न तो हम अवकलन लेते हैं और न ही समाकलन लेते हैं। तो अब देखें, अच्छा एक चीज़ और हम थोड़ा सा सुधार कर दें, यहाँ पर ये जो u है यह u भी कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है हम उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का न तो अवकलन होता है और न ही समाकलन होता है। तो देखिए प्रारंभ में लिमिट 0 था, बाद में लिमिट t हुआ। अब इसके बाद ये a भी कांस्टेंट है, a त्वरण है। त्वरण कांस्टेंट होता है, त्वरण का कांस्टेंट का न तो अवकलन होता है न समाकलन होता है। अब ये हो गया t और dt, और यहाँ जब dt है तो टाइम की लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट 3 है। एक फार्मूला हम आपको बता दें, देखिए अगर x का पावर n हो और इसका समाकलन निकालना हो, फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, x का पावर n है और ये समाकलन का चिन्ह है। तो अगर यहाँ x है तो dx रहेगा, याद रखे रहिएगा। जैसे t है तो dt रहेगा, वैसे ही x है तो dx रहेगा। तो इसका समाकलन करने का जो फार्मूला होता है वह x का पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ये फार्मूला है। अच्छा अगर यहाँ पर हम देखें, अगर x का पावर n के जगह पे 1 हो, सपोज कीजिए n के जगह पे 1 हो तो ये dx हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 1 कर देंगे। तो x का पावर 1+1 अपॉन 1+1 यानी 1+1 2 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि x का पावर 1, अगर x का पावर 1 लिखें या केवल हम x ही लिखें तो x का समाकलन x² 2 होता है। लेकिन अगर x के जगह पे हम t लिख दें, देखिए t लिख दें, तो जब यहाँ x था तो dx था, लेकिन जब यहाँ t होगा तो dt होगा। तो x का समाकलन x² 2 हो गया था, तो t का जो समाकलन होगा वो t² 2 होगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप दिमाग में रखे रहिएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर यहाँ ds है तो 1 का समाकलन यस होगा। ये 1 का समाकलन यस हो गया, फिर लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट यस होगा इक्वल टू u। और फिर देखिए आप यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का समाकलन t होगा और इसका लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट t होगा। और फिर ये हो गया a, और देखिए ना ये t है तो t का समाकलन t dt है, तो t dt की जो वैल्यू इंटीग्रेशन t dt की जो वैल्यू होती है t² 2 होती है। तो हम 2 को यहाँ लिख देते हैं, ये t², ये लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यस के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और इसके बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे। फिर अगले स्टेप में u है और देखिए t के जगह पर फिर अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट होगा, t-0 होगा। अब प्लस हम इसको लिख सकते हैं 1/2a, और देखिए t के जगह पे एक बार t रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे।
तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 0। अब देखिए क्या मिल रहा है, तो यस माइनस 0 यस हो जाएगा और ये यू है, और t माइनस 0 टी हो जाएगा, प्लस ये हो गया हाफ ए और ये हो गया t का स्क्वायर। तो इस प्रकार गति का जो द्वितीय समीकरण है, गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन हुआ। तो हमें उम्मीद है कि गति के प्रथम समीकरण और गति के द्वितीय समीकरण, इन दोनों समीकरणों का डेरिवेशन कलन विधि यानी कैलकुलस विधि से आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।